किसी ने हम मकान ढूंढे तो मकान ढूंढने के लिए बोला कि मकान किसी ने बोला कि मकान मिल रहा है। हमारे रिश्तेदार था वो बताया जो हम विश्वास में रह गए। हमको यह पता करते विश्वास करते दोबारा आएगा नहीं। धर्मपाल जी के पास में बैठा था वो। अब मैंने बोला महेश जी हमारे 40 लाख, तो धर्मपाल जी बोले चलो बाहर। एफआईआर भी दर्ज नहीं करी कि उन्होंने कहा हाँ ये एफआईआर दर्ज करना है, हम जा रहे हैं तो कम से कम एफआईआर दर्ज करो। 40 लाख का मामला है, कोई छोटी मोटी रकम थोड़ी जो आप चुपचाप बैठे उस चीज को लेके। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द खटक डिजिटल न्यूज चैनल। दोस्तों, धोखाधड़ी के मामले आपने कई सुने होंगे, लेकिन आज जयपुर के कल्याणपुरी यहाँ पर एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां पुलिस भी शर्मसार है। पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पिछले 10 महीनों से पीड़ित परिवार रोजाना पुलिस की चौखट पर जाता है और खाली हाथ लौटता है। आपको बताएं कि ये जो पीड़ित परिवार है, एक प्लॉट के मामले में इनसे 40 लाख की धोखाधड़ी हुई है। 10 महीने अब हो चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस कोई सुध नहीं दे रही है। कानूनी व्यवस्था चरमरा गई है लगता है। कानूनी व्यवस्था जो सरकार भी दावे करती है कानूनी व्यवस्था के लिए, जो रक्षक होते हैं वो अब भक्षक बन चुके हैं। वो इस पीड़ित परिवार को धक्के देकर पुलिस थाने से निकाल रहे हैं। और कल्याणपुरी के जो पीड़ित परिवार है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि आखिर पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है और 10 महीने हो गए हैं, अब तक इस परिवार को न्याय क्यों नहीं मिला है। आंटी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजू, पति का नाम राजू वर्मा। ये जो पूरा मामला है वो क्या है, मतलब शुरुआत में जो ये आरोपी हैं, जो धोखाधड़ी जिन्होंने आपसे की है, उनके बारे में आप कैसे जानते हो, उनको कैसे जानते हो? हम गए थे वहाँ पर, किसी ने हम मकान ढूंढे तो मकान ढूंढने के लिए बोला कि मकान किसी ने बोला कि मकान मिल रहा है। हमारे रिश्तेदार था वो बताया जो कि आपको रजत मकान चाहिए क्या, बस दिख रहा है मकान। तो उसमें बीच में गोविंद नाम का आया, बोले है मकान आप देखो तो देख लो। हम गए वहाँ पर, हमको मकान अच्छा लगा, 3 मंजिल बना हुआ था मकान, अच्छा लगा तो हम लेने की सोचे भाई ठीक है, जज गया। हम दूसरे दिन गए, हम लेके गए, चल कोई बात नहीं। वो बोला मेरे को कैश पेमेंट लूँगा, आधे पेमेंट कैश लूँगा। ठीक है कैश ले रहा हूँ मैं। तो हमने 7 लाख उसके बाद लेके गए। चल अपने पास था तो चाहिए तो अपन को लेके चलते हैं। फिर बोला ठीक है। उसने ले लिए पैसे, उसकी फ़ोटो मेरे पास है, हमने वीडियो बनाया वो भी हमारे पास है, सब कुछ है हमारे पास। उसके बाद में उसने बोला कि ठीक है। फिर को 2 महीने की बात हुई थी, 2 महीने बाद में अपन पेमेंट कर देंगे। अंकल, आप बताइए कि क्या ये पूरा मामला? गोविंद पाटा पिसवाने गया था उसके पास। उसने बोला मेरा प्लॉट बेच रहा हूँ मैं। तो प्लॉट बेचने के चक्कर में हमने उसने गोविंद गया वहाँ पे, बोला आपने प्लॉट चाहिए, बोला हमारा। हमने बोला हाँ चाहिए। तो हमने प्लॉट को देखा, हमारा पसंद आया तो वहाँ गए। तो उसने बोला हमारा तो पेमेंट चाहिए, मुझे बंडर फाइनेंस का हिसाब करना है, पेमेंट देना है बंडर फाइनेंस वालों को। हम लोग चलो बोलो इतना देना, बोला 32 लाख रुपये मार दो, बंडर फाइनेंस वालों को देना है तो आप हमें पैसे दो। तो हमने 7,51,000 रुपये उसे दे दिए, हमने कैश दे दिए। उसका वीडियो बना हुआ है हमारे पास। फिर हम पेमेंट देने के बाद वहाँ से फ्री हो गए, वहाँ से 2 कागज़ पे लिखते दे दिए उसने, बोला वो कुछ भी दिया हमारा दे दिया उन्होंने। फिर वहाँ पर थोड़े दिन बाद बोलता बोले मुझे पैसे दो और। फिर हमने बोले मुझे TDS। फिर हमने सोचा इस नंबर में देते हैं इसे। तो हमने बैंक के अंदर पैसे ऐसे जमा कराया थोड़ा, 25 लाख रुपये, 25 लाख TDS दिया उनको हमने बैंक से दिए, और 1 लाख रुपये मोबाइल से दिया हमने। ऐसे 26 लाख रुपये हमने दे दिया उन्हें हमने। फिर उसके बाद फिर हमने फिर शाम को रात को उसने बोलता मुझे 7 लाख रुपये और दो। फिर हमने 7 लाख उसी दिन 7 लाख रुपये दे दिया। उसका वीडियो हमारे पास बना हुआ है, ये वीडियो बना हुआ। फिर उसके बाद तुरंत वो फरार हो गए सारे, पूरा परिवार ही फरार हो गया। फरार में ऐसा बोला। कैसे पता चला आपको कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है? क्या उन्होंने आपका फोन वगैरह नहीं उठाया है? फिर आपको इस पूरी बात का कैसे पता चला? वही ना, उसने फोन नहीं उठाया। उसने बोला कि मेरी गाड़ी से किसका एक्सीडेंट हो गया। तो मैं 2 दिन मेरी मतलब सामान माल लेके करने से सारा लोडिंग करके लेके बाद मेरी गाड़ी से किसका एक्सीडेंट हो गया, मैं जा रहा हूँ, मैं आप विश्वास रखो मेरी बात का, और मैं आऊँगा तो मैं आपका कर जाऊँगा पूरा, वो आपके नाम मकान कर जाऊँगा। और आप हम विश्वास में रह गए। हमको यह पता करते विश्वास करते दोबारा आएगा नहीं वो। कितने दिनों बाद आपने FIR वगैरह कर? FIR करने के 2 मिनट के बाद, एक हफ्ते बाद हमने FIR दर्ज कराई। महेश ने थाने में गए, वो थाने वाले वो रिपोर्ट ही नहीं लेते हमारी। हमने रिपोर्ट देने जाते वो नहीं लेते, बोले ये
कोर्ट से लाओ बेचते यार, तो ऐसे बाहर को घुमाते रहे। फिर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल अधिकारी ने हमारा सुना, फिर उन्होंने तुरंत प्रभाव से हमारे को लिख दिया, उस पर कार्रवाई करी, पर वो भी थोड़ा दिन डिले पड़ गई। अच्छा, मतलब आसानी से आपकी एफआईआर भी दर्ज नहीं की? नहीं। नहीं एफआईआर भी दर्ज नहीं करी कि उन्होंने कहा हाँ ये एफआईआर दर्ज करना है, हम जा रहे हैं तो कम से कम एफआईआर दर्ज करो। 40 लाख का मामला है, कोई छोटी मोटी रकम थोड़ी जो आप चुपचाप बैठे उस चीज को लेके। अब पुलिस मिली भी थी या कुछ पता नहीं हमको, ये तो जवाब दो हाँ हाँ आपका एक सहयोग, एक आम आदमी आपके पास जा रहा है तो सहयोग तो करो उस चीज का, भाई हाँ आम आदमी क्यों आ रहा है, फिर क्या फर्क पड़ा, कोई पुलिस का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब क्या कह रही है पुलिस? अभी भी पुलिस हमारा कुछ नहीं बोल रहे। हम गए परसों जब उसे ले रहे हैं ना, तो हम गए तो मैं महेश बैठा था कुर्सी पे और धर्मपाल जी के पास में बैठा था वो। अब मैंने बोला महेश जी हमारे 40 लाख, वो तो धर्मपाल जी बोले चलो बाहर, ये बात बोली हमारे से। अभी आपके घर में कितने लोग हैं कमाने वाले? कमाने वाले हम दोनों मियाँ बीवी कमाते हैं, हमारे सास सास ससुर जी हमारे, ऐसे दोनों कमाते हैं। अच्छा, और बाकी और कोई नहीं है, आप घर पे कमाते हो? बच्चे कौन से पढ़े लिखे थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, बच्चे क्या कर सकते हैं, दुकान शॉप है तो एक में कितना कर लेंगे ये बताओ। बस यही हमारा उसके नहीं धंधा है, बस उससे हमारा इसी को चला रहे थे और कमाने के लिए और हमने फिर ब्याज पे लेके कर्जा लेके 25 लाख का तो लोन ले लिया हमने, लोन उठाया, जॉइंट फैमिली। उससे नहीं काम करूँगा आपको, उससे नहीं काम, हमारा ये धोबी का धंधा है, धोबी हम तो धोबी करके काम करके यही काम करते हैं। अब आपसे प्रशासन कुछ नहीं कह रहा है कि आपके 40 लाख जो रुपए हैं वो लौटा देंगे, या फिर वो जो आरोपी है उनको पकड़े गए हैं? आरोपी पड़े रहे वो दोनों, पकड़े गए आरोपी। तो क्या कह रहा है आरोपी, तो कह रहा है कि मेरे पास कुछ ही नहीं है। प्रशासन ने कुछ कहा कि हम दिलवाएंगे? उन्होंने अभी कोई कुछ नहीं बोला उन्हें, अभी कुछ नहीं बोला वहां से। अभी तक आपने किसी विधायक से या मंत्री से की बात की है कि प्रशासन जो है वो पुलिस जो है वो भी हमारी? नहीं, हम इनसे नहीं मिले। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल अधिकारी, क्या नाम होता है उनका, तो फिर क्या गवर्नमेंट बता, हॉस्पिटल, उन्होंने जरूर हमारी हेल्प करी। पर वो उन्होंने ज्यादा दो हम लेडीज गए हैं, जो जानकार उनके पास भी गए, उनकी कोई सुनाई नहीं है हमारी। तब हम गवर्नमेंट हॉस्टल गए ना, उनसे हमारी सुनाई हुई है, वही सुनाई हुई है मैंने, मतलब कस्टमर उन्होंने वहीं से भेजा है। 2 लेडीज भेजी यहाँ से कस्टमर वाले की। पिछली बार गई थी मैं, तो उन्होंने कहा 5-5 हजार का इनाम भी उन्होंने करवाया था। 5-5 हजार का नाम भी घोषित करवाया उन्होंने, दोनों से मिले तब। बाकी हम महेश नगर में तो हमारी कोई सुनाई नहीं है। महेश नगर हम जाते थे वापस, हाथ रो के वापस आते थे हम। सुबह से जाओ शाम को वापस आए। सुरेश यादव जी। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे ये जो पीड़ित परिवार है, आपको बताएं कि ये धोबी का जो है वो काम करते हैं। इतनी महंगाई का दौर चल रहा है, किस तरीके से पूरे दिन भर काम करके 1500 रुपए है जो कमाए जाते हैं। क्या ऐसे ही ये जो प्रशासन है वो चुप बैठा रहेगा? और आज इनके साथ हुआ है, शायद ये कल किसी और परिवार के साथ ऐसा हो, तो एक एक करके क्या सभी के साथ ऐसी धोखाधड़ी होती रहेगी और प्रशासन मौन बैठा रहेगा? बताया इन्होंने पीड़ित परिवार ने कि आरोपियों को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है, वो पुलिस की हिरासत में है, लेकिन इनके जो 40 लाख रुपए हैं वो अभी तक पुलिस कह रही है कि वो आपको दिला देंगे, और वहां जो आरोपी है वो कह रहे हैं कि 40 लाख रुपए हमारे आपके पास नहीं है। इस पर पुलिस अब क्या जांच करती है, या क्या पीड़ित परिवार को पुलिस पैसा दिला पाएगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस धोखाधड़ी पर क्या कहना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस धोखाधड़ी पर? क्या पुलिस ऐसे ही मौन बैठी रहेगी? तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।